देखो कोई 11 स्थान है जहाँ पे कि डैमेज सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ के बीच के रास्ते में अच्छा खासा हुआ है। इस स्थानों में ज़्यादातर वो स्थान है जहाँ पे कि कोई नाला आता है जिसमें कि तेज़ी से पानी आया होगा, उसकी वजह से उन स्थानों में कोई ब्रिजेस थे या कलवर्ट थी या अनारदाने थे वो टूट गए। कुछ जगह लेकिन ऐसी हैं जहाँ पे कि सड़क स्ट्रॉन्ग भी थी लेकिन पूरी की पूरी गायब हो गई है। और एक स्थान गौरीकुंड के पास, मुनकटिया के पास में वैसा है जो कि हमेशा ही स्लाइडिंग जोन बन सकता है। इन जगहों पे हम देख करके जो है तो हमारा पूरा असेसमेंट है कि कार्रवाई करने की ज़रूरत है। या जैसे ही बरसात कम होनी शुरू होती है काम की स्पीड और बढ़ जाएगी। अभी के लिए जो काम चल रहा है वो कोई 60% रामबाड़ा से ऊपर कंप्लीट हो चुकी है कार्रवाई, क्योंकि रामबाड़ा से ऊपर बरसात का ज़्यादा असर नहीं है। वहाँ पे जो बारिश है वो थोड़ी हल्की है, तो वहाँ पे ना काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। मेजर कंसर्न इस टाइम पे जो है वो है गौरीकुंड से नीचे सोनप्रयाग के बीच में जहाँ पे कि स्लाइड आ रहे हैं अभी भी। उस स्लाइड में एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाने की भी कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि 2 पुल बन रहे हैं। और जो स्लाइड जोन है उस स्लाइड जोन को बाईपास करके मंदाकिनी नदी के दाहिने तरफ जो पहाड़ है उसके ऊपर 6 फीट का एक रास्ता बना करके किया जा रहा है। साथ में जैसे ही बरसात ख़त्म होती है या कम हो जाती है अभी, तो स्लाइड जोन जो है वो अपने आप ही काफ़ी स्टेबल हो जाता है। उस समय जब स्लाइड जोन के स्टेबल हो जाएगा वहाँ पे स्लाइड आना, तो उस समय की तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे लेबर, पत्थर काटना, पत्थरों को तैयार करना, केवीएन बकेट्स को वहाँ पे पहले से प्लेस करना और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को प्लेस कर रही है, ताकि कम समय पे मटेरियल अवेलेबिलिटी की वजह से तेज़ी से काम हो सके और इस रास्ते से घोड़े खच्चर और गाड़ियाँ जो हैं वो अपना शटल का काम कर सकें। कब तक यात्रा मारने की? देखो, यात्रा का जो पीक सीज़न जो शुरू होगा वो करीब होगा 6-7 सितंबर, और उसके बाद धीरे धीरे वो उसका ना मैग्नीट्यूड बढ़ता रहता है। तो इंटेंशन तो ये है कि अगले 7-8 दिन में यात्रा का जो मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन जब पीक सीज़न आता है तो उस टाइम पे ना फिर घोड़े खच्चरों की भी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, डंडी कंडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और यात्री जो पैदल चलते हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा नफरी हो जाती है। तब क्योंकि कम से कम 6 मीटर चौड़े रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको देखते हुए शुरू वाले जो सितंबर के पहले हफ्ते की जो कार्रवाई है उसके लिए तो कार्रवाई पूरी हो जा रही है, और जैसे ही बारिश रुकती है तो आगे की कार्रवाई 10-11 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। देखो, अभी कैजुअलिटी कैसे पता चलती है, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इंसान है, कहीं ना कहीं कोई बगैर किसी तरीके से बाईपास करके भी निकल जाता है। लेकिन कैजुअलिटी पता चलने के जो तरीके हैं वो तो यही हैं कि मान लो मेरे घर का कोई है, वो घर नहीं आया, मिसिंग है, नीचे कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं, या हम लोग जो जा रखे थे एक साथ, हम में से एक बच गया, बाकी अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई, तो वो सब के सब तो रिपोर्ट के थ्रू हैं। अभी जो ऑफिशियली जो FIR जो हो रखी हैं, जो रिपोर्ट हो रखी हैं, वो जो मेरी जानकारी है उसमें 27 लोगों की हो रखी हैं। 7 की बॉडीज़ अभी तक मिल पाई हैं। 20 जो हैं उनकी बॉडीज़ को SDRF कोशिश कर रही है ढूंढने की। लेकिन दूसरा ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस इलाके में ये जो डिज़ास्टर आया है, या अमूमन जैसे पहाड़ों में होता है, तो अब अगर मान लो कोई बॉडी नदी में आ गई और या 2 पत्थरों के बीच में घिसते घिसते चली गई, तो अब उस पर तो एक अनफॉर्चुनेटली वैसा काम है जो समय बताएगा कि कितनी बॉडीज़ पूरी मिल पाएंगी। लेकिन ये इंसान के हाथ में है कि एफ़र्ट पूरे लगाने चाहिए। उस एफ़र्ट को तो बहुत अच्छे तरीके से एक जज्बे के साथ में, एक भावना के साथ में SDRF और बाकी डिपार्टमेंट्स लगा रहे हैं। देखो क्या है, आस्था को तो किसी भी कीमत पे कायम रखने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में ये भी है कि हमें आस्था के साथ साथ यकीन करना है कि पर्यावरण हमारा और जो लोकल इन्वायरमेंट होता है वो ना कहीं डैमेज ना हो, और डैमेज के साथ में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हमारा ही नुकसान, हमारे कोई उस डिज़ास्टर में बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़े, वो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक तरतीब से देखा जा रहा है कि कैसे कितने यात्री यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं, उन यात्रियों के लिए अलग अलग स्थानों में व्यवस्था रहने की, खाने पीने की, मेडिकल सपोर्ट, उसमें ये बिजली पानी, ये सब चीज़ें कैसे दी जाएँ। लेकिन साथ में क्या होता है, क्योंकि जैसे आपने ही बोला कि हिमालय है और पर्यावरण में तो बहुत सारा बदलाव आता जा रहा है, जो कि आज हम बोल रहे हैं डिसऑर्डर आ गया है इन्वायरमेंट में। अब वो पर्यावरण का जो डिसऑर्डर है उसी को तो हम बोलते हैं दैवीय आपदा, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड।
भगवान की इच्छा, फोर्स मेज्योर, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं है। अब अचानक अगर आपदा आ जाती है और केदारनाथ जैसी जगह में जहाँ पे कि बहुत सारे लोग एकदम से मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना मटेरियल डैमेज तो होता ही है, ह्यूमन डेथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मान लो यही घाटी अगर कोई दूसरी होती जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, तो गिरे कोई बादल फटे या कुछ हो तो ह्यूमन डैमेज तो नहीं हो रहा, पता भी नहीं चलता। तो हमें दोनों के बैलेंस को देखना है कि आस्था को भी ध्यान देना है और ये भी देखना है कि कैसे हम चीज़ों को एक कंट्रोल मैकेनिज़्म के तौर पे यकीन कर सकें। तो सरकार इसी के बीच में ना कार्रवाई करती रहती है। आपने जैसे बोला हिमालय अनस्टेबल है, तो यहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, 2001 में मैं हिमालय में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, मैं वहाँ गया था। तब एवरेस्ट की ऊंचाई थी 8,848 मीटर। अभी 2012 में मैं दोबारा जाता हूँ माउंट एवरेस्ट, उस टाइम पे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाती है 8,850 मीटर, मतलब 2 मीटर बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ना पूरा हिमालय जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है वो ऊपर को भी जा रहा है, कहीं सेटलिंग हो रही है। क्योंकि हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें तो तरीके बनाने हैं यहाँ पे रहने के। हमें यकीन करना है जो लोग विश्वास के साथ आते हैं उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बना करके और सुविधा दे सकें, और उसी से हमारी ना रोजी रोटी भी चलती है। ये एथिकल रोजी रोटी है, ये धार्मिक रोजी रोटी है, इसको भी चलने की जरूरत है। Gostou de tudo.